गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण का फर्स्ट उद्देश्य है अंतिम खातों की शुद्धता की जांच करना। अंतिम खातों के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं P&L और बैलेंस शीट को। तो अंकेक्षण के अंतर्गत प्रमाणकों व प्रपत्रों के आधार पर लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है और उस जांच के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि जो अंतिम खाते बनाए गए हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध है। मतलब लाभ हानि खाता सही लाभ हानि को प्रकट करता है या नहीं, और चिट्ठा व्यापार की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। यह अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य है अशुद्धियों का पता लगाना। अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य अशुद्धियों का भी पता लगाना होता है। अशुद्धियाँ क्या होती है? एक व्यवसाय में यदि कोई व्यवहार अनजाने में गलत उसकी प्रविष्टि कर ली जाती है तो वह अशुद्धि कहलाती है। तो व्यवसाय में अंकेक्षण के द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि अशुद्धियाँ कौन कौन सी है और उन अशुद्धियों को दूर करने के उपाय भी बताए जाते हैं। थर्ड है कपट का पता लगाना। अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य कपट का पता लगाना भी है। अंकेक्षक यह पता लगाता है कि कपट कितने प्रकार का किया गया है, कपट क्या होता है। यदि कोई जानबूझकर के व्यवसाय में कोई गलत व्यवहार किया जाता है जिससे व्यवसाय को यदि कोई हानि होती है तो वह कपट की श्रेणी में आता है। तो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कपट का पता लगाना भी होता है। इस प्रकार चौथा उद्देश्य है कपट व अशुद्धियों को रोकना। अंकेक्षण का उद्देश्य कपट और अशुद्धियों को पता लगाना ही नहीं है वरन उनको रोकना भी है। यदि एक व्यवसाय में अंकेक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो जो लेखा पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ की जाती है वह पहले से ही उनमें त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। वह लेखापाल होगा, वह पहले से ही अगर उसे पता होगा कि उसके द्वारा जो भी लेखा किया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी तो वह पूर्ण सावधानी बरतते हुए लेखा करता है। इसी प्रकार यदि कोई कपट करने वाला व्यक्ति है और उसे यह पता है कि हमारे कार्य का अंकेक्षण होगा तो वह भी कम से कम कपट करेगा या फिर कपट नहीं करने की पूरी तरह कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है यदि वह करता है तो अंकेक्षण होगा और उसकी पता लग जाएगा कि कपट उसने किया है। इस प्रकार अंकेक्षण से पहले से ही कपट व अशुद्धियों की रोकथाम हो जाती है। प्रबंधकों को सलाह देना। अंकेक्षण का एक मुख्य कार्य प्रबंधकों को आवश्यक सलाह देना भी होता है। यह उसका एक वैधानिक कर्तव्य नहीं है, किंतु वह लेखा पुस्तकों की पूरी तरह जांच करता है। तो एक तरह से यह उद्देश्य भी हो जाता है कि वह आवश्यक सूचनाएं वगैरह या भावी योजनाओं के संबंध में जो भी वह उससे जानकारी यदि उसे प्राप्त हुई है तो वह उस संबंध में आवश्यक सलाह वगैरह प्रबंधकों को दे। और अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति का भी पता लगाना है। यह पता लगाना है कि कंपनी में कितनी संपत्तियां हैं, उनके अगेंस्ट कितने हमारे पास लोन आए हुए हैं, उनमें कितने लोन हैं जिन पे जमानत रखी हुई है, कितने गैर जमानती है, कंपनी में कितनी जोखिम है। इस प्रकार एक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य कंपनी की सही वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति का भी पता लगाना होता है, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत विभिन्न हित होते हैं विभिन्न लोगों के, तो उन हिताधारियों को इस अंकेक्षण के माध्यम से ही पता लगता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। अतः अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य कंपनी की इस वित्तीय स्थिति का भी पता लगाना होता है। लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ और कपट। लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ भी होती है और कपट भी किया जाता है। अशुद्धियाँ क्या होती है? यदि कोई व्यवहार यदि कोई व्यवहार अनजाने में यदि कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं लेखा पुस्तकों में अनजाने में, तो वह अशुद्धि की श्रेणी में आता है। जैसे अशुद्धियों में पहली अशुद्धि है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धि क्या होती है? यदि हमारे लेखा पुस्तकें हैं वह विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर लिखी जाती है। विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं, जैसे पूंजीगत खर्चा पूंजीगत खर्चे में लिखा जाएगा, आयगत खर्चा आयगत खर्चे में हेड में लिखा जाएगा। यदि किसी पूंजीगत खर्चे को गलती से आयगत खर्चे में लिख दिया जाता है या किसी आयगत खर्चे को गलती से पूंजीगत खर्चे में यदि लिख दिया जाता है तो यह एक तरह से सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ इन गलतियों का तलपट के योग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन
लाभान्य खाते और चिट्ठे पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा अगर ये दोहरे रूप में होती है। यदि आयगत पूंजीगत में लिख दिया जाता है और पूंजीगत आयगत में लिख दिया जाता है तो एक तरह से दोहरी अशुद्धि हो गई है और इसका प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा लेकिन चिट्ठे पर अवश्य ही पड़ेगा। सेकंड है भूल की अशुद्धि। यदि कोई व्यवहार लिखने से ही भूल जाते हैं हम तो वह भूल की अशुद्धि कहलाती है। जैसे राम को 20,000 का उधार माल बेचा लेकिन यह हम विक्रय पुस्तक में लिखना भूल गए, ठीक है, पूरा ही लिखना भूल गए व्यवहार, तो यह पूर्ण अशुद्धि कहलाएगी। और यदि हमने इसका विक्रय पुस्तक में तो लेखा कर दिया लेकिन राम के खाते में लेखा नहीं किया है तो यह आंशिक भूल कहलाएगी। पूर्ण भूल अगर होती है तो उसका तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता है किंतु आंशिक भूल का प्रभाव तलपट पर अवश्य ही पड़ता है। थर्ड है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। जब दो या दो से अशुद्धियाँ इस प्रकार की हो जाए कि वे एक दूसरे के प्रभाव को यदि खत्म कर देती हैं तो वह क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है। जैसे राम को 2,000 रुपये से डेबिट करना था लेकिन 20,000 रुपये से डेबिट कर दिया और श्याम को 2,000 रुपये से क्रेडिट करना था लेकिन 20,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। यह क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। फोर्थ है दोहराव की अशुद्धियाँ। यदि कोई लेखा 2 बार लिख दिया जाता है तो वह दोहराव की अशुद्धि कहलाती है। यह पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। यदि व्यवहार डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में 2 बार लिखा जाता है तो यह अशुद्धि पूर्ण होगी और यदि केवल 1 बार लिखा जाता है तो यह अशुद्धि आंशिक होती है। जैसे रमेश से 2 लाख का माल उधार खरीदा और क्रय पुस्तक में तो 1 बार ही लिखा गया है पर रमेश के खाते में 2 बार लेखा कर दिया जाता है तो यह आंशिक दोहराव कहलाएगा। पूर्ण दोहराव तो तलपट में प्रकट नहीं होता है किंतु आंशिक दोहराव तलपट में प्रकट हो जाता है। फिफ्थ है हिसाब की अशुद्धियाँ। यदि कोई व्यवहार लिखने से कम लिख जाता है या गलत लिख जाता है या खाता बही में हमने खतौनी यदि गलत कर दी है, कोई जोड़ गलत लगा दिया है तो वह हिसाब की अशुद्धि कहलाती है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे गबन। गबन क्या है? यदि कोई व्यवहार हम जानबूझकर गलत लिखते हैं लेखा पुस्तकों में और उससे कोई त्रुटि हो जाती है, चोरी हो जाती है, गबन, तो वह गबन कहलाता है। गबन कई प्रकार के होते हैं जैसे रोकड़ का गबन। यदि व्यवसाय में रोकड़ के संबंध में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है उस रोकड़ को छुपाने के उद्देश्य से तो वह रोकड़ का गबन कहलाता है। जैसे इसके कई उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे रोकड़ की बिक्री का यदि पैसा ही आप हड़प लें, उसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं तो वह रोकड़ का गबन कहलाएगा। यदि किसी ग्राहक से यदि हमें धनराशि प्राप्त होती है हम उसे गायब कर दें और दूसरे ग्राहक से जो राशि प्राप्त होती है वह पहले के खाते में जमा कर दें और तीसरे ग्राहक से जो राशि जमा होती है वह हम दूसरे ग्राहक के खाते में जमा कर दें, तो ऐसा ये क्रम जारी रखें तो यह क्रम लैपिंग या टिमिंग या लेडिंग कहलाता है। इस प्रकार इसमें क्रम से एक गबन चालू रहता है। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे संस्था को यदि आय प्राप्त होती है तो उस आय को नहीं दिखाया जाए और यदि झूठे मजदूरों के नाम पर यदि फर्जी बिल बना दिए जाएं मजदूरी के और फर्जी प्रमाणकों के आधार पर यदि कोई झूठे क्रय वगैरह दिखा कर के रकम गायब कर ली जाए तो यह सब कुछ रोकड़ के गबन की श्रेणी में आता है। सेकंड है माल का गबन। यदि व्यवसाय के अंतर्गत हम किसी माल का यदि गबन करते हैं तो वह माल के गबन की श्रेणी में आता है। जैसे स्टॉक से ही माल यदि चुरा लिया जाता है तो वह माल का गबन कहलाएगा। माल का निजी कार्यों में यदि आप प्रयोग करते हैं तो वह भी माल का गबन कहलाएगा। विक्रय वापसी माल को स्टॉक में शामिल नहीं किया जाता है, गायब कर दिया जाता है तो वह भी माल का गबन ही कहलाता है। संपत्तियों का गबन। संपत्तियों का गबन के अंतर्गत है जैसे यदि व्यवसाय के लिए या संपत्ति खरीदते हैं और उसका प्रयोग यदि आप घर में करते हैं या संस्था से कोई नई और अच्छी संपत्ति आप घर मंगा लेते हैं सीधे ही और उसके स्थान पर कोई टूटी फूटी संपत्ति रख देते हैं तो वह भी संपत्तियों की गबन की श्रेणी में ही आता है। सुविधाओं संबंधी गबन। सुविधाओं के अंतर्गत ऐसा है कि यदि व्यवसाय के कोई कर्मचारी कार्यरत है और उसका प्रयोग यदि आप घर के निजी कार्यों में करते हैं
व्यवसाय में टेलीफोन लगा हुआ है, उसका प्रयोग आप निजी कार्य में करते हैं तो वह सुविधाओं संबंधी गबन कहलाता है। श्रम का गबन, यदि श्रमिक वगैरह श्रम के गबन के अंतर्गत है। संपत्ति अथवा सुविधाओं के गबन से बढ़कर श्रम का गबन अधिक साहूकाराना माना जाता है। जैसे व्यवसाय या कार्यालय के कर्मचारी से किसी अधिकारी द्वारा अपना निजी कार्य करवाना अथवा कर्मचारी द्वारा तनख्वाह कार्यालय से लेना तथा अधिकारी के निवास स्थान पर उसका घरेलू कार्य करना आदि। अशुद्धियों व कपट में अंतर। अशुद्धि और कपट में काफ़ी अंतर होता है। जैसे अशुद्धियाँ, फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान। अशुद्धि करने वाले को अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता है, वह अनजाने में होती है। जबकि कपट एक सोचा समझा गया है, इसमें वह पूरी तरह उसे ज्ञान होता है कि वह कपट कर रहा है। सेकंड पॉइंट है योजना। अशुद्धि किसी भी प्रकार की कोई योजना वगैरह बना के नहीं की जाती है, जबकि कपट पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, इसकी एक योजना बनाई जाती है कि इस तरह हमें गमन करना है। फिर है परिणाम। परिणाम, इससे पहले है अपराध। अशुद्धियाँ एक कोई अपराध नहीं है, जबकि कपट अपने आप में एक अपराध। अशुद्धि कोई अपराध नहीं, जबकि कपट अपने आप में एक अपराध है। खोज, अशुद्धियों को खोज निकालना आसान होता है, जबकि कपट को खोज निकालना बहुत ही कठिन होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिणाम। गलतियों का परिणाम कोई निश्चित नहीं होता है। संस्था को इससे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, जबकि अशुद्धियों का परिणाम निश्चित होता है, जबकि गबन का परिणाम निश्चित होता है। यदि गबन छिपा रह जाए तो इससे किसी एक पक्ष को लाभ और दूसरे पक्ष को हानि हो सकती है। थैंक यू।